educated sapiens, and in this very session we are going to talk about a very burning topic which is going around. It is India Mauritius double taxation avoidance agreement. अगर इस इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट की बात करूं, रिसेंट में आपने देखा होगा 12th ऑफ अप्रैल को हमारा जो सेंसेक्स है वहां एक ही दिन में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी. बहुत सारा एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, हमने देखा कि वो आउटफ्लो हुआ था. रीजन सिर्फ इतना था, इंडिया और मॉरिशस की जो डीटीए है, बिकॉज इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो एफपीआई एफडीआई इन्फ्लो है 4th नंबर पे है इंडिया का मॉरिशस के साथ. तो बिकॉज इतना ज्यादा एंगेजमेंट है इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में कि जरा सी एग्रीमेंट की न्यूज जैसे ही मार्केट में आई एंड दैट शोज अ रिजल्ट ऑन दी सेंसेक्स. तो अब ये प्रोटोकॉल क्या है, ये प्रोटोकॉल साइन क्यों हुआ है, इसके बैकग्राउंड में क्या है, ये आके देखते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का मतलब क्या है. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस डबल टैक्सेशन, तो ये डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए दिस अग्रीमेंट वाज साइंड. अब ये डबल टैक्सेशन क्या है, लेट सपोज मैं हूँ, मेरा एक बिजनेस है मॉरिशस में, आई एम एन इंडियन सिटीजन, डेफिनेटली मेरा मॉरिशस में बिजनेस है. अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को जो इनकम होगी, ये जो 8,000 रुपीज मुझे इनकम हुई है, इसके ऊपर मुझे मॉरिशस में भी टैक्स देना होगा, इंडिया में भी टैक्स देना होगा. ये तो डबल टैक्सेशन है. इट विल हैम्पर माय ग्रोथ. अब मैं बाहर जाके काम नहीं करना चाहूंगी. सो सर्टेनली इस सिचुएशन को कर्टेल करने के लिए वी हैड दिस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट. अब अगर मैं इसका आइडिया बताऊं कहां से आया, द आइडिया केम फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट विच इज नोन एज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. अब ये बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग होता क्या है. अभी तक क्या हो रहा था, कुछ समय पहले तक, जैसे मान लेते हैं एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी. कंट्री ए में क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट टैक्स था, मे बी सम कई तरह के टैक्सेस लग रहे थे, इसलिए कंपनीज क्या करती थी, अपना मेन ब्रांच यहां से शिफ्ट करके किसी और टैक्स हेवन में कह सकते हैं वहां रिलोकेट कर जाती थी. इस केस में क्या होता था, कंट्री ए को नुकसान होता था बिकॉज उसके टैक्सेस में तो गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ से एक कंपनी सिंपली टैक्स अवॉइड करने के लिए टैक्स कंट्री बी में चली गई. अब दो तरह के टैक्स अवॉइडेंस हो सकते हैं, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस और एक होता है टैक्स इवेजन. अगर मैं बात करूं टैक्स अवॉइडेंस की, तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये होता है दैट यू आर फाइंडिंग सम लूप होल. आप जो प्रेजेंट लूप होल है किसी सिस्टम में, टैक्सेशन का जो सिस्टम है, टैक्सेशन के जो नॉर्म्स है, उसमें यू हैव फाउंड आउट अ लूप होल, और उस लूप होल का यूज करके आप क्या कर रहे हो, टैक्स अवॉइड कर रहे हो. इन अनदर केस विच इज योर टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन में क्या होगा, ऑल टुगेदर ये तो इलीगल ही है, ऑल टुगेदर टैक्स इवेजन तो इलीगल ही है. तो ये कंपनीज कर क्या रही थी, ये जो टैक्सेस सिस्टम में या तो लूप होल्स ढूंढ के या फिर किसी और मीन से कंट्री ए से कंट्री बी में अपने आप को रिलोकेट कर लेती थी. मतलब ये है तो लीगल ही तरीका. अब जो कंट्रीज हैं, क्योंकि इन कंपनीज ने जो भी कुछ किया है करा तो उन्होंने पूरे नॉर्म्स के एम्बिट में रहकर ही है, बट है तो गड़बड़, लूप होल ढूंढ के किया है, नुकसान इससे दोनों ही कंट्रीज का हो रहा है. तो ऐसे केसेस में क्या किया गया, ये बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसमें एक बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का प्रोजेक्ट, या इसको आप प्लान भी कह सकते हो, दे आल्सो बॉट दिस. ये लाया कौन, ओईसीडी. ओईसीडी कंट्रीज ने मिलकर ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए प्लान लेकर आए. इस प्लान में 15 एक्शन प्लान्स हैं. इन 15 एक्शन प्लान्स में से जो 6th नंबर का एक्शन प्लान है, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं, दिस टॉक्स अबाउट योर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट. अब आपको लग रहा होगा ओईसीडी कंट्रीज का तो इंडिया पार्ट ही नहीं है, देन व्हाई इज इंडिया फॉलोइंग दिस. ओईसीडी कंट्रीज जब ये प्लान लेकर आई, तो इस प्लान को 135 नेशंस ने अपने, या 135 कंट्रीज ने अपने रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस में अप्लाई किया, और उसमें से एक इंडिया भी थी. वन मोर थिंग अबाउट दिस बीईपीएस प्लान या फिर डीटीए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के बारे में कहूं, तो G20 नेशन ने मिलकर कहा है दैट वी विल बी डिप्लॉइंग दिस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्लान इन आवर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस, एंड देयरफॉर इंडिया में भी दिस हैज बीन फॉलोड. अभी जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के बारे में बात करूं, ये किसी भी दो कंट्रीज के बीच में साइन किया हुआ एक अग्रीमेंट है. तो इंडिया ने ये डीटीए अग्रीमेंट 85 नेशंस के साथ एज ऑफ नाउ साइन किया है.
दिस विल नॉट ओनली सेफगार्ड आवर ओन इंडियन इंटरेस्ट बट ऑल्सो जो फॉरेनर्स इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं या जो फॉरेन मनी इंडिया में आ रहा है उसको भी इंटरेस्ट को सेव करेगा. इसकी वजह से बहुत सारे ग्रोथ एवेन्यूज खुलेंगे. आवर ट्रेड विल बी एनहांस्ड. more investment opportunities will be created in India as well as abroad. इसकी वजह से जो टैक्स रेट्स हैं, जो टैक्स अवॉइडेंस है, दैट विल आल्सो कम डाउन सिग्निफिकेंटली. तो अगर मैं बात करूं इंडिया और मॉरिशस के बीच में हुए इस अग्रीमेंट के बारे में, देन द अग्रीमेंट हैपेंड टू बी इन 1983. देन इस अग्रीमेंट में कुछ चेंजेस हुए एंड इन द ईयर 2016 इट वाज अमेंडेड अ लिटिल बिट. And in 2024 again it has been amended. But if somebody asks you ये amendment हुआ है क्या, ये ratify भी हुआ है? No, it has yet not been ratified, neither it had been notified. Ratification का मतलब ये है एग्रीमेंट तो साइन हो गया है दो कंट्रीज के बीच में, बट अब ये रिस्पेक्टिव कंट्रीज के जो लोग हैं ये अपने अपने कंट्रीज में जाके अपनी पार्लियामेंट में ये अग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे. देन दे विल बी हैविंग अ प्रॉपर लॉ इन प्लेस. फिर इस अग्रीमेंट को रैटिफाई किया जाएगा और साथ में जनरल पब्लिक के लिए इसकी एक नोटिफिकेशन भी निकाली जाएगी थ्रू अ प्रॉपर गजेट. बट अभी हुआ क्या, जस्ट व्हेन इस अग्रीमेंट का अमेंडमेंट जैसे ही न्यूज में आया, बहुत सारा एफपीआई इंडिया से चला गया. अब हम ये देखते हैं कि ये जो डीटीए है इसका की फीचर एक बार रुक के देखते हैं कि जो पूरा अग्रीमेंट था, ये जो पूरा अमेंडमेंट था, इसमें क्या था. जो मेजर पार्ट इस अमेंडमेंट में था वो था आपका प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, पीपीपी, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, या फिर ये प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट है क्या. सो बेसिकली बहुत ही सिंपल लफ्जों में कहूं तो जो नाम बोल रहा है कि किसी भी कंपनी का एक कंट्री से उठ के दूसरी कंट्री में जाने का रीजन, प्रिंसिपल पर्पस क्या था. वॉज इट फॉर सम बिजनेस पर्पस और जस्ट फॉर टैक्स अवॉइडेंस. तो इस पर्पस को दे आर गोइंग टू चेक. और इसी की वजह से एफपीआईज आउट ऑफ फियर कि हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसको कहीं देखा ना जाए, स्क्रूटनी ना की जाए, दे वेंट आउट ऑफ इंडिया. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे ही इस अमेंडमेंट का न्यूज मार्केट में आया, इसका इम्पैक्ट देखा ही हमने फॉरेक्स मार्केट में तो हुआ ही, बट इसका इम्पैक्ट एफपीआईज को लग क्या रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स वालों को लग क्या रहा है, उनको लग रहा है दे विल बी अंडर इंक्रीज्ड स्क्रूटनी. टैक्स अथॉरिटीज उनको बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज करेंगी. एप्रीहेंशंस ये भी है, जैसे मान लो अभी तो ये रेटिफाई नहीं हुआ, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में 1 अप्रैल 2025 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये रेटिफाई हो जाता है एंड इट कम्स इनटू बीइंग. इनको ऐसा लग रहा है हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली दैट इज 1 अप्रैल या आज ही की डेट से इनकी सारी स्क्रूटनी ना की जाए, ये भी एक खतरा है. तो इसलिए ग्रैंड फादरिंग ऑफ कैपिटल गेन्स, इस तरह की भी टर्म्स न्यूज में है. अभी ग्रैंड फादरिंग क्या है, grandfathering of capital gains is nothing but a long-term capital gain account scheme which means that exclusion किया जाएगा of certain assets from the new tax laws and new policies. तो मतलब retrospectively लगेगा नहीं लगेगा या grandfathering की जाएगी इन सब capital gains की, that has to be looked कि मतलब इन सब कैपिटल गेन्स को फिलहाल के लिए प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम दिस न्यू टैक्स पॉलिसीज या कोई न्यू पॉलिसी अगर ये अमेंडमेंट फोर्स में आता है. बट सर्टेनली इकोनॉमी पे तो इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखाई. अब क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, हो सकता है यूपीएससी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कि ये डीटीएए के अग्रीमेंट को एनालाइज करो, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके की फीचर्स क्या हैं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी स्पेसिफिक की फीचर्स ऑफ दिस अग्रीमेंट. तो जो सबसे पहला की फीचर है ऑफ दिस डीटीए अग्रीमेंट विच हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस, इट इज कि एक रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन है. What does this mean? A resident of Mauritius is not subject to tax in India on his income sources in India. अगर वो resident Mauritius का है, इनकम का सोर्स चाहे उसका इंडिया हो, टैक्सेस कहाँ देगा, मॉरिशस में जाके. सेम वेज इट इज फॉर इंडिया एज वेल. तो याद रखना, इट इज रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, इट इज नॉट इनकम बेस्ड टैक्सेशन, इट इज रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन. नेक्स्ट थिंग, अगर आप कोई टेक्निकल सर्विसेज देते हो, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट, रॉयल्टी या कोई फीस देते हो, तो आपके ऊपर जो विद होल्डेड टैक्स रेट्स है
कोशिश करेंगे कि वो कम लगाए जाए. अनदर फीचर. अब बात आती है कैपिटल गेन्स टैक्स की. एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट पे जो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है या तो उसको सिग्निफिकेंटली कम करेगी और या फिर एग्जेम्प्ट ही कर देगी. दैट वाज व्हाट वाज वन ऑफ द की फीचर ऑफ दिस DTAA. अभी कैपिटल गेन्स टैक्स कहाँ लगता है? तो जब मान लो किसी ने अपने शेयर्स इंडियन मार्केट में खरीदे थे किसी इंडियन कंपनी में, अब उसे बेच दिया, तो उसको जो कैपिटल गेन्स में जो टैक्स आया होगा वो या तो रिड्यूस कर देंगे सिग्निफिकेंटली या फिर उसको एग्जेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा एक क्लॉज है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का. अभी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या है? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जैसे नाम है, एक फिक्स प्लेस जहां पे वो बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, उसके पूरी या तो होली या फिर पार्टली उस बिजनेस की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उस जगह से चल रही है. सो एक एग्रीमेंट है वेयर दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट किसी भी कंपनी का क्या है एंड उस हिसाब से उसकी टैक्स लायबिलिटी दे विल बी फॉर्मिंग. बिकॉज यहाँ पे रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन है, तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट देख के दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि अब टैक्सेशन कैसे लगाया जाए. अब अगर हमें टैक्स इवेजन या फिर टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन जो कि बिल्कुल इलीगल है, इसके अगेंस्ट तो कोई भी कंट्री आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, बट टैक्स अवॉइडेंस जो कि एक लीगल एम्बिट में ही रहकर लूप होल ढूंढकर आपको टैक्स ना देने या फिर टैक्स चोरी नहीं करेंगे पर टैक्स ना दे आपने नहीं दिया, इससे बचने के लिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इज द की. डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करने की भी एक की प्रोविजन है अंडर दिस DTAA. अब इसके कुछ एडवांटेजेस. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ DTAA? वैसे तो जो भी हमने पढ़ा है इस सबको आप एडवांटेजेस में लिख सकते हो, बट टू मेक योर आंसर राइटिंग थिंग वेरी इजी फॉर यू, let us have a look at what are the advantages of such type of DTAA. First of all, double taxation it prevents. It avoids taxation by both the countries. इसकी वजह से क्या होगा? Ease of doing business होगा. इसकी वजह से टैक्स बर्डन्स कम हो जाएंगे. जब टैक्स बर्डन्स कम होंगे तो आपके टैक्सिंग राइट्स आपको ढंग से पता होंगे. You know आपको कहाँ कहाँ टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है. In that case, you will be having more money at your hand to invest it further in your business. Again, ease of doing business. Then टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, सारे लॉज लिखे हुए हैं, क्योंकि फेयर है सब कुछ, इसलिए टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस इट विल इंक्रीज. हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तो करेंगे ही, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? टैक्स इवेजन कम होगा, टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा. नेक्स्ट थिंग, अगर ये सब कुछ सही चलता रहा, ट्रस्ट है, गवर्नमेंट में ट्रस्ट है, इस पूरे मैकेनिज्म में ट्रस्ट है, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट दे आर गोइंग टू फ्लरिश एंड सो इज आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड. क्योंकि आफ्टर ऑल रूल बेस्ड जितनी भी चीजें होती हैं, देयर ट्रांसपेरेंसी इज वेरी मच, सो देयरफॉर कॉन्फिडेंस और साथ साथ ग्रोथ, बोथ पैरामीटर्स पे वी आर गोइंग टू मूव अहेड. नेक्स्ट थिंग इज इट प्रमोट्स योर इंटरनेशनल कोऑपरेशन. क्या होगा अगर आपके पास वेल डिफाइंड रूल्स है, किसी भी गेम के अगर रूल्स डिफाइंड है तो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर डेफिनेटली गोइंग टू स्ट्रेंथन. दो कंट्रीज के बीच के रिलेशन वो स्ट्रेंथन होते हैं. क्यों? क्योंकि आपको पता है व्हाट आर द रूल्स, यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ इन दोज रूल्स ओनली. और नेगोशिएशंस बेटर हो जाती है, स्पेशली अगर हम ये DTA की बात करें तो टैक्स रिलेटेड मेजर्स में जो आपकी नेगोशिएशंस है दैट विल बी बेटर, दैट विल बी ट्रांसपेरेंट एंड ब्रिंग इन मोर हार्मनी बिटवीन द टू नेशंस. फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनहांस होगी, FDI अट्रैक्ट होगा, तो आपका जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ एस्पेक्ट्स दे आर गोइंग टू राइज. अगर ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ेगी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगी, again it will have a positive implication on not only our own public but also those who are foreigners. तो हमारी पब्लिक का भी फायदा है. क्यों? रेमिटेंसेस आ सकते हैं, बहुत सारे लोग बाहर जाके काम कर सकते हैं, दे कैन हैव मल्टीपल बिजनेसेस. ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक स्पेशलाइजेशन भी आ जाता है. ऑल्सो आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आसानी से हो जाता है. सो इट विल फैसिलिटेट योर टैलेंट एक्सचेंज एट वन हैंड, and also it will clarify कि जो international workers है, if at all they are working in India, उनके ऊपर क्या क्या tax liabilities है. So these are some of the advantages of your DTAA. At the end, this is a homework question for you. In the next class, I am going to give the answer to this.
टिल देन थैंक यू, और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. फॉर मोर सच सेशन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.